लीजिए सुनिए, आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी द बॉस्कॉम्ब वैली मिस्ट्री का हिंदी अनुवाद। बॉस्कॉम्ब वैली की गुत्थी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक सुबह मेरी पत्नी और मैं नाश्ते की मेज पर बैठे थे जब नौकरानी एक तार ले आई। ये शेरलॉक होम्स का संदेश था और इस प्रकार लिखा था। क्या आपके पास 2 दिन का समय है? इंग्लैंड के पश्चिमी भाग से बास्काम्ब वैली की त्रासदी के सिलसिले में तार आया है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मुझे खुशी होगी। वहां की हवा और नज़ारा शानदार है। पेडिंगटन से 11:15 की ट्रेन पकड़ रहा हूं। तुम क्या कहते हो प्रिय? मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम जाओगे? मुझे सच में नहीं पता कि क्या कहूं। मेरी कामों की सूची पहले ही लंबी है। ओह, एंस्टरदर तुम्हारा काम संभाल लेगा। तुम पिछले कुछ समय से थोड़े पीले लग रहे हो। मेरा मानना है कि ये बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और तुम्हें तो शेरलॉक होम्स के केसों में हमेशा रुचि रहती है। अगर मैं रुचि ना रखूं तो ये मेरे लिए कृतघ्नता होगी, क्योंकि मैंने उनके एक केस से बहुत कुछ पाया था। मैंने उत्तर दिया, लेकिन अगर मुझे जाना है तो मुझे तुरंत पैकिंग करनी होगी, क्योंकि मेरे पास केवल आधा घंटा है। अफगानिस्तान में कैंप जीवन का अनुभव कम से कम इतना तो कर ही चुका था कि मुझे तुरंत यात्रा के लिए तैयार रहना आ गया था। मेरी आवश्यकताएं कम और सरल थीं, इसलिए निर्धारित समय से भी कम में मैं अपने सूटकेस के साथ एक गाड़ी में था और पेडिंगटन स्टेशन की ओर जा रहा था। शेरलॉक होम्स प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहल रहे थे। उनका लंबा पतला शरीर, उनके भूरे रंग के लंबे यात्रा कोट और अच्छी तरह से फिट होने वाली टोपी के कारण और भी लंबा और दुबला दिखाई दे रहा था। तुम्हारा आना वास्तव में बहुत अच्छा रहा वॉटसन, उन्होंने कहा। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं। स्थानीय सहायता या तो बेकार होती है या पक्षपातपूर्ण। तुम कोच के दोनों कोनों की सीटों पर कब्जा कर लो, मैं टिकट लेकर आता हूं। हमें पूरा डब्बा अपने लिए मिला, सिवाय उन असंख्य कागजों के जो होम्स अपने साथ लाए थे। उन्होंने उन कागजों को खंगाला, कुछ पढ़ा, बीच बीच में नोट्स लिए और विचारों में डूब गए। जब हम रीडिंग स्टेशन पार कर चुके थे तो उन्होंने अचानक सारे कागज इकट्ठे कर एक बड़ी गेंद बना दी और उसे सामान रखने वाली रैक पर उछाल दिया। क्या तुमने इस मामले के बारे में कुछ सुना है? उन्होंने पूछा। एक शब्द भी नहीं। मैंने कई दिनों से कोई अखबार नहीं देखा है। लंदन के अखबारों में बहुत अधिक विवरण नहीं आया है। मैंने अभी हाल ही में प्रकाशित सभी रिपोर्टें पढ़ी हैं ताकि इस मामले की बारीकियों को समझ सकूं। मेरी समझ के अनुसार ये उन साधारण मामलों में से एक है जो अत्यधिक कठिन होते हैं। यह तो कुछ विरोधाभासी सा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। अजीब बात यह है कि अपराध जितना साधारण और फीका फीका लगे, उसे साबित करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन इस मामले में उन्होंने मारे गए व्यक्ति के बेटे के खिलाफ एक बहुत गंभीर मामला तैयार कर लिया है। तो ये एक हत्या का मामला है। खैर, इसे हत्या माना जा रहा है, लेकिन मैं कुछ भी पहले से मानकर नहीं चलूंगा जब तक कि मैं खुद इसकी जांच न कर लूं। मैं तुम्हें अब तक की जानकारी संक्षेप में समझा देता हूं। बास्कॉम्ब वैली इंग्लैंड के हेरफोर्डशायर में एक ग्रामीण क्षेत्र है जो रॉस के पास स्थित है। वहां के सबसे बड़े जमींदार मिस्टर जॉन टर्नर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति अर्जित की थी और कुछ साल पहले इंग्लैंड लौट आए थे। उनकी एक संपत्ति हैदरली फार्म थी, जिसे उन्होंने मिस्टर चार्ल्स मैककार्थी को किराए पर दिया था। मैककार्थी भी एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई थे। वे दोनों कॉलोनियों में एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए जब वे इंग्लैंड में बसने आए तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के पास ही बस गए। टर्नर आर्थिक रूप से अधिक संपन्न थे, इसलिए मैककार्थी उनके किराएदार बन गए, लेकिन फिर भी वे बराबरी के संबंध बनाए हुए थे। मैककार्थी का एक बेटा था जिसकी उम्र 18 वर्ष थी।
और टर्नर की भी एकमात्र बेटी थी जो उसी उम्र की थी। दोनों विधुर थे, यानी उनकी पत्नियां नहीं थीं। वे आसपास के इंग्लिश परिवारों से दूरी बनाए रखते थे और एकांत जीवन जीते थे। लेकिन मैककार्थी और उनका बेटा खेलकूद के शौकीन थे और अक्सर क्षेत्रीय घुड़दौड़ प्रतियोगिताओं में देखे जाते थे। मैककार्थी के पास एक नौकर और एक नौकरानी थी। वहीं टर्नर के घर में लगभग आधा दर्जन नौकर चाकर थे। अब तथ्य सुनो। 3 जून यानी पिछले सोमवार को मिस्टर मैककार्थी दोपहर 3 बजे अपने घर हेदरली फॉर्म से निकले और बॉस्कॉम्ब पूल की ओर गए। ये एक छोटी झील थी जो बॉस्कॉम्ब वैली में बहने वाली धारा के चौड़ी होकर फैलने से बनी थी। सुबह के समय वे अपने नौकर के साथ रॉस गए थे और उन्होंने उसे बताया था कि उन्हें 3 बजे एक महत्वपूर्ण मुलाकात करनी है, लेकिन वे उस मुलाकात के बाद कभी घर नहीं लौटे। हैदरली फार्म हाउस से बॉस्कॉम्ब तालाब तक की दूरी 1/4 मील है और 2 व्यक्तियों ने मिस्टर मैककार्थी को इस रास्ते पर जाते हुए देखा था। एक तो एक वृद्धा थी जिसका नाम उल्लेखित नहीं है और दूसरा था विलियम क्राउडर, जो मिस्टर टर्नर के यहाँ शिकारी यानी गेम कीपर के पद पर कार्यरत है। इन दोनों गवाहों का बयान है कि मिस्टर मैककार्थी अकेले चल रहे थे। शिकारी विलियम क्राउडर ने यह भी जोड़ा कि मिस्टर मैककार्थी को जाते हुए देखने के कुछ ही मिनटों बाद उसने उनके पुत्र मिस्टर जेम्स मैककार्थी को उसी दिशा में जाते हुए देखा जिसकी बांह के नीचे एक बंदूक थी। उसकी समझ के अनुसार उस समय पिता अभी उसकी दृष्टि में थे और पुत्र उनका पीछा कर रहा था। उसने उस समय इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया जब तक कि उसने शाम को उस त्रासदी के बारे में नहीं सुना जो घट चुकी थी। विलियम क्राउडर के उन्हें देखे जाने के बाद भी दोनों मैककार्थियों को देखा गया। बॉस्कॉम्ब तालाब के चारों ओर घना जंगल है। केवल किनारे किनारे घास और सरकंडों की एक पतली परत है। बॉस्कॉम्ब वैली एस्टेट के लॉज कीपर की 14 वर्षीय बेटी पेशेंस मोरन पास के एक जंगल में फूल तोड़ रही थी। उसका कहना है कि वहां रहते हुए उसने जंगल की सीमा और झील के पास मिस्टर मैककार्थी और उनके बेटे को देखा जो आपस में तीव्र विवाद कर रहे थे। उसने सुना कि वृद्ध मिस्टर मैककार्थी अपने पुत्र को बहुत कठोर शब्दों में डांट रहे थे और उसने देखा कि पुत्र ने जैसे अपने पिता को मारने के लिए हाथ उठाया। इस हिंसा को देखकर वो इतनी भयभीत हो गई कि वहां से भाग खड़ी हुई और जब घर पहुंची तो अपनी मां से बताया कि उसने बॉस्कॉम्ब तालाब के पास 2 मैककार्थियों को झगड़ते हुए छोड़ा है और उसे डर है कि वे शायद आपस में लड़ने वाले हैं। उसने अभी ये बात पूरी भी नहीं कही थी कि युवा मिस्टर मैककार्थी दौड़ते हुए लॉज पर पहुंचे और बताया कि उन्होंने अपने पिता को जंगल में मृत पाया है और लॉज कीपर से सहायता मांगी। वो अत्यधिक उत्तेजित थे। उनके पास ना तो बंदूक थी और न ही टोपी और उनके दाएं हाथ और आस्तीन पर ताज़ा खून के धब्बे थे। जब लोग उनके पीछे पीछे गए तो उन्होंने देखा कि मृत शरीर तालाब के किनारे घास पर फैला हुआ पड़ा था। सिर पर किसी भारी और कुंद हथियार से कई वार किए गए थे। चोटें ऐसी थीं जैसे कि उनके पुत्र की बंदूक के पिछले सिरे यानी बट से की जा सकती थी और वो बंदूक मृत शरीर से कुछ ही कदम की दूरी पर घास पर पड़ी मिली। इन परिस्थितियों में उस युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और मंगलवार को जांच में जानबूझकर हत्या का निर्णय आने के बाद बुधवार को उसे रॉस के मजिस्ट्रेटों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने ये मामला अगली असाइज अदालत यानी उच्च न्यायिक सुनवाई को सौंप दिया। यही इस मामले के मुख्य तथ्य हैं जो कोरोनर और पुलिस कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए। मैं इससे अधिक स्पष्ट दोष सिद्ध करने वाला मामला सोच भी नहीं सकता। मैंने कहा, अगर परिस्थिति जन्य साक्ष्य कभी किसी अपराधी की ओर इशारा करते हैं तो वे निश्चित रूप से इस मामले में करते हैं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य बहुत पेचीदा चीज होती है। होम्स ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये एक दिशा में स्पष्ट रूप से संकेत कर सकता है, लेकिन अगर आप अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदलें तो ये उतनी ही दृढ़ता से किसी बिल्कुल अलग चीज की ओर भी संकेत कर सकता है।
फिर भी ये स्वीकार करना होगा कि मामला युवा व्यक्ति के खिलाफ बहुत गंभीर दिखता है, और ये भी संभव है कि वही अपराधी हो। हालांकि पड़ोस में कई लोग हैं, जिनमें मिस टर्नर भी शामिल हैं, जो इस युवा की निर्दोषता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने लेस्ट्रेड को ये मामला सौंपा है, जिसे आप अ स्टडी इन स्कारलेट के मामले में याद कर सकते हैं। लेस्ट्रेड इस मामले में उलझन में है और उसने इसे मुझे सौंपा है, और यही कारण है कि दो अधेड़ उम्र के सज्जन 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, बजाय इसके कि वे अपने घर पर आराम से नाश्ता कर रहे होते। मुझे डर है, मैंने कहा, कि तथ्य इतने स्पष्ट हैं कि आपको इस मामले से कोई विशेष श्रेय नहीं मिलेगा। स्पष्ट तथ्य से अधिक धोखेबाज चीज कुछ नहीं होती, होम्स ने हंसते हुए कहा। इसके अलावा हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे अन्य स्पष्ट तथ्य मिल जाएं जो लेस्ट्रेड के लिए बिल्कुल भी स्पष्ट न रहे हो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए ये समझ सकते हो कि जब मैं ये कहता हूं कि मैं या तो उसकी थ्योरी की पुष्टि कर दूंगा या उसे पूरी तरह नष्ट कर दूंगा, तो ये कोई शेखी बघारना नहीं है, और मैं ये किसी ऐसे तरीके से करूंगा जिसे वो ना तो लागू कर सकता है और ना ही समझ सकता है। उदाहरण के लिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि तुम्हारे शयन कक्ष की खिड़की दाईं ओर है, और फिर भी मुझे संदेह है कि लेस्ट्रेड इतनी सीधी बात को भी नोट करता। कैसे? मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी सैन्य अनुशासन प्रियता मुझे मालूम है। तुम हर सुबह शेव करते हो, और इस मौसम में तुम धूप में शेव करते हो, लेकिन तुम्हारी शेविंग बाईं ओर पीछे की ओर जाते जाते कम साफ सुथरी होती जाती है, और जबड़े के कोने तक पहुंचते पहुंचते तो वो बिल्कुल ही लापरवाह हो जाती है। ये स्पष्ट है कि उस ओर रोशनी कम पड़ती है। मैं तुम्हारी आदतों के अनुसार नहीं मान सकता कि तुम बराबर रोशनी में दर्पण देखकर ऐसे अधूरे शेव से संतुष्ट हो जाओगे। ये केवल अवलोकन और अनुमान का एक साधारण उदाहरण है। यही मेरा तरीका है, और संभव है कि ये हमारी जांच में सहायक हो। पूछताछ के दौरान कुछ छोटे बिंदु उभरे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। वे क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी तुरंत नहीं हुई, बल्कि हैदरली फॉर्म लौटने के बाद हुई। जब पुलिस निरीक्षक ने उसे बताया कि वो गिरफ्तार है, तो उसने उत्तर दिया कि उसे ये सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, और ये उसके किए का ही फल है। उसकी इस टिप्पणी ने किसी भी प्रकार की संदेह की भावना को समाप्त कर दिया। ये तो स्वीकारोक्ति थी, मैंने चौंक कर कहा। नहीं, क्योंकि इसके बाद उसने अपनी निर्दोषता की भी घोषणा की। इतनी ठोस परिस्थितियों के बाद ये टिप्पणी कम से कम बहुत ही संदिग्ध थी। इसके विपरीत, होम्स ने कहा, यह अभी तक मुझे दिखने वाली सबसे उजली किरण है। वो कितना भी निर्दोष क्यों न हो, वो इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि ये न देख सके कि परिस्थितियां उसके विरुद्ध बहुत गंभीर हैं। अगर उसने अपनी गिरफ्तारी पर आश्चर्य व्यक्त किया होता या गुस्सा दिखाया होता, तो मुझे ये अधिक संदेहास्पद लगता, क्योंकि ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं होती, बल्कि एक चालाक व्यक्ति की बनावटी प्रतिक्रिया हो सकती थी। उसकी सहज स्वीकृति उसे या तो निर्दोष साबित करती है, या फिर एक अत्यंत आत्मसंयमी और दृढ़ व्यक्ति के रूप में दर्शाती है। जहां तक उसके अपने किए का फल कहने की बात है, ये भी अस्वाभाविक नहीं है। अगर आप ये विचार करें कि वो अपने मृत पिता के शव के पास खड़ा था, और इस बात में कोई संदेह नहीं कि उसी दिन उसने अपने पुत्र धर्म को इतना भुला दिया कि उनसे झगड़ पड़ा, और उस लड़की के अनुसार, जो एक महत्वपूर्ण गवाह है, उसने अपने पिता पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। अपराध बोध और पश्चाताप उसके कथन में स्पष्ट रूप से झलकते हैं, और ये किसी अपराधी की तुलना में एक स्वस्थ मन के लक्षण अधिक प्रतीत होते हैं। मैंने अपना सिर हिलाया। कई लोगों को इससे भी कम प्रमाणों के आधार पर फांसी दी गई है,
मैंने टिप्पणी की। बिल्कुल सही। और कई निर्दोष लोग गलत तरीके से फांसी पर भी चढ़ाए गए हैं। उस युवक का स्वयं का बयान क्या है? मुझे डर है कि ये उसके समर्थकों के लिए बहुत प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। हालांकि इसमें कुछ बातें विचारणीय हैं। ये यहां है, तुम इसे स्वयं पढ़ सकते हो। होम्स ने अपने दस्तावेजों के ढेर से एक अखबार निकाला, उसे खोला और वो अनुच्छेद दिखाया जिसमें उस दुर्भाग्यपूर्ण युवक ने अपना पक्ष रखा था। मैं गाड़ी के कोने में बैठ गया और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मृतक के इकलौते पुत्र जेम्स मैककार्थी को बुलाया गया और उन्होंने निम्नलिखित बयान दिया। मैं 3 दिन से ब्रिस्टल में था और सोमवार 3 तारीख की सुबह ही घर लौटा था। जब मैं पहुंचा तब मेरे पिता घर पर नहीं थे और नौकरानी ने बताया कि वे जॉन कॉब यानी घोड़े के रखवाले के साथ रॉस गए थे। थोड़ी देर बाद मैंने उनके ट्रैप के पहियों की आवाज सुनी और खिड़की से देखा कि वे उतरकर तेजी से बाहर जा रहे थे, पर मैं नहीं जानता था कि किस ओर। फिर मैंने अपनी बंदूक उठाई और बास्कोम्ब तालाब की दिशा में टहलने चला गया, जहां दूसरी ओर खरगोशों का अड्डा था। रास्ते में मेरी मुलाकात विलियम क्राउडर, गेम कीपर से हुई, जैसा कि उसने अपने बयान में कहा है। लेकिन वो ये सोचने में गलत है कि मैं अपने पिता का पीछा कर रहा था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वे मुझसे आगे हैं। जब मैं तालाब से 100 गज की दूरी पर था तो मुझे कुई की आवाज सुनाई दी, जो मेरे पिता और मेरे बीच संकेत के रूप में प्रयुक्त होती थी। मैं तुरंत दौड़ा और पाया कि वे तालाब के पास खड़े थे। वे मुझे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और रूखे स्वर में पूछा कि मैं वहां क्या कर रहा था। हमारी बातचीत गर्मागर्म बहस में बदल गई और लगभग हाथापाई की नौबत आ गई, क्योंकि मेरे पिता का स्वभाव बहुत उग्र था। जब मैंने देखा कि उनका क्रोध अनियंत्रित हो रहा है तो मैं वहां से लौट गया। लेकिन मुश्किल से 150 गज ही गया था कि पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं तुरंत लौटा और देखा कि मेरे पिता जमीन पर पड़े हैं। उनका सिर बुरी तरह घायल था। मैंने अपनी बंदूक गिरा दी और उन्हें अपनी बाहों में लिया, लेकिन वे तुरंत ही चल बसे। कुछ देर उनके पास बैठा रहा, फिर मदद के लिए टर्नर के गेटकीपर के पास गया। जब मैं लौटा तब वहां कोई नहीं था और मुझे नहीं पता कि वे कैसे घायल हुए। वे बहुत लोकप्रिय व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उनका व्यवहार थोड़ा रूखा और कठोर था, लेकिन मेरी जानकारी में उनका कोई दुश्मन नहीं था। इस घटना के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। कोरोनर, क्या आपके पिता ने मरने से पहले आपसे कोई बात कही थी? गवाह, उन्होंने कुछ शब्द बुदबुदाए थे, लेकिन मैं केवल चूहे से संबंधित कुछ शब्द ही पकड़ सका। कोरोनर, आपने इसका क्या अर्थ निकाला? गवाह, इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। मैंने सोचा कि वे भ्रमित थे। कोरोनर, वो कौन सी बात थी जिस पर आपका और आपके पिता का अंतिम झगड़ा हुआ था? गवाह, मैं इस बारे में जवाब नहीं देना चाहूंगा। कोरोनर, मुझे डर है कि मुझे इस पर जोर देना पड़ेगा। गवाह, ये बताना मेरे लिए सचमुच असंभव है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इसका इस दुखद घटना से कोई संबंध नहीं है। कोरोनर, यह तय करना अदालत का काम है। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि आपके उत्तर देने से इनकार करने से भविष्य की किसी भी कार्यवाही में आपके खिलाफ धारणा बन सकती है। गवाह, फिर भी मैं उत्तर नहीं दूंगा। कोरोनर, क्या यह सच है कि कोई पुकारना आपके और आपके पिता के बीच आम संकेत था? गवाह, हां, ये सही है। कोरोनर, फिर उन्होंने ये पुकार आपको देखने से पहले और ये जानने से पहले ही क्यों लगाई कि आप ब्रिस्टल से लौट आए हैं? गवाह, काफी हिचकिचाहट के साथ, मुझे नहीं पता। एक ज्यूरी सदस्य, जब आप अपने पिता की चीख सुनकर लौटे और उन्हें गंभीर रूप से घायल पाया तो क्या आपने वहां कुछ संदिग्ध देखा? गवाह, कुछ निश्चित नहीं। कोरोनर, आपका मतलब क्या है? गवाह, जब मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो मैं इतना व्याकुल था कि कुछ और सोच ही नहीं पाया, लेकिन मुझे धुंधला सा याद है कि जब मैं आगे बढ़ा
तो जमीन पर बाईं ओर कुछ पड़ा था। वो मुझे ग्रे रंग की कोई चीज लगी, शायद एक कोट या एक शॉल। जब मैंने अपने पिता को उठाया और चारों ओर देखा तो वो चीज गायब हो चुकी थी। कोरोनर: क्या आपका मतलब है कि वो चीज आपके मदद लाए जाने से पहले ही गायब हो गई थी? गवाह: हां, वो वहां नहीं थी। कोरोनर: क्या आपको ये निश्चित रूप से नहीं पता कि वो क्या थी? गवाह: नहीं, बस इतना महसूस हुआ कि वहां कुछ था। कोरोनर: वो शरीर से कितनी दूर थी? गवाह: करीब 12 गज की दूरी पर। कोरोनर: और जंगल के किनारे से कितनी दूरी पर? गवाह: लगभग उतनी ही। कोरोनर: तो अगर वो चीज हटाई गई थी तो ये तब हुआ जब आप वहां 12 गज के भीतर थे? गवाह: हां, लेकिन मेरी उस ओर पीठ थी। इसके साथ ही गवाह की जांच समाप्त हुई। मैं देख रहा हूं, मैंने अखबार के कॉलम को देखते हुए कहा, कि कॉरोनर ने अपनी अंतिम टिप्पणी में युवा मैकार्थी पर काफी कठोर शब्द कहे हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि उसके पिता ने उसे देखने से पहले ही उसे पुकारा। उसने अपने झगड़े का कारण बताने से इनकार कर दिया और उसके पिता के अंतिम शब्दों को लेकर जो संदेहास्पद विवरण दिया, वे सभी बातें उसके खिलाफ जाती हैं। शर्लॉक होम्स हल्के से हंसे और बोले, आप और कोरोनर दोनों ने इस युवा व्यक्ति के पक्ष में सबसे मजबूत बिंदुओं को अनदेखा कर दिया है। एक ओर आप उसे इतना कल्पनाशील मानते हैं कि वो एक झगड़े का झूठा कारण नहीं बना सकता जो जूरी की सहानुभूति पा सके। दूसरी ओर आप ये भी मानते हैं कि वो इतना चतुर है कि अपने मन से चूहे की बात और रहस्यमय ढंग से गायब हुई वस्तु की कहानी गढ़ सके। नहीं, मैं इस मामले को इस दृष्टिकोण से देखूंगा कि युवक जो कह रहा है वो सच है, और देखते हैं कि ये धारणा हमें कहाँ ले जाती है। और अब ये रहा मेरी जेब में रखा पेट्रॉर्क, और मैं इस मामले के बारे में तब तक एक शब्द भी नहीं कहूंगा जब तक हम घटनास्थल पर नहीं पहुंच जाते। हम स्विंडन में दोपहर का भोजन करेंगे और मैं देख रहा हूं कि हम 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। शाम के लगभग 4 बज रहे थे जब हम अंततः सुंदर स्ट्राउड घाटी से होते हुए और चमकती हुई चौड़ी सेवर्न नदी को पार करके छोटे से सुरम्य कस्बे रॉस में पहुंचे। वहां प्लेटफॉर्म पर एक दुबला पतला नेवले जैसा आदमी हमारा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी संकोचपूर्ण झलक थी। उसने हल्के भूरे रंग का धूल भरा कोट और चमड़े की लेगिंग्स पहन रखे थे ताकि वो ग्रामीण परिवेश में घुल मिल सके, लेकिन फिर भी मैंने उसे पहचानने में कोई कठिनाई नहीं पाई। वो स्कॉटलैंड यार्ड का लेस्ट्रेड था। हम उसके साथ हेयरफोर्ड आर्म्स होटल पहुंचे, जहां हमारे लिए पहले ही एक कमरा बुक किया जा चुका था। मैंने एक घोड़ा गाड़ी का इंतजाम कर दिया है, लेस्ट्रेड ने कहा जब हम चाय के कप के साथ बैठे थे। मैं आपके जोशीले स्वभाव को जानता हूं और ये भी कि जब तक आप अपराध स्थल पर नहीं पहुंच जाते तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। आपकी ये बात बहुत अच्छी और प्रशंसनीय है, होम्स ने उत्तर दिया, मगर ये पूरी तरह से वायुमंडलीय दबाव का सवाल है। लेस्ट्रेड चौंक गए। मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा, बोरोमीटर का क्या हाल है? 28.9 मैं देख रहा हूं। कोई हवा नहीं और आकाश पूरी तरह साफ है। मेरे पास सिगरेटों से भरा एक केस है जिन्हें पीने की जरूरत है, और यहाँ का सोफा औसत देहाती होटलों की गलत डिजाइन की गई कुर्सियों से कहीं अधिक आरामदायक है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात घोड़ा गाड़ी का उपयोग करूंगा। लेस्ट्रेड ने हंसते हुए सहमति में सिर हिलाया। कोई शक नहीं कि आपने पहली अखबारों से अपनी राय बना ली होगी। उन्होंने कहा, यह मामला एकदम स्पष्ट है और जितना अधिक इसमें जाया जाए उतना ही स्पष्ट होता जाता है। फिर भी एक महिला की बात को टाला नहीं जा सकता, और वो भी ऐसी महिला जो इतनी दृढ़ निश्चयी हो। उसने आपके बारे में सुना है और वो आपकी राय चाहती है। हालांकि मैंने उसे बार बार बताया कि जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो मैं पहले ही कर चुका हूं। अरे मेरी आत्मा की कसम, देखिए उसकी गाड़ी दरवाजे पर आ चुकी है। उन्होंने अभी बोलना ही शुरू किया था कि कमरे में एक अत्यंत सुंदर युवती तेजी से दाखिल हुई। उसकी जामुनी आंखें चमक रही थीं, होंठ खुले थे
गालों पर गुलाबी आभा थी और उसकी स्वाभाविक संकोचशीलता इस समय उसकी तीव्र उत्तेजना और चिंता के आगे पूरी तरह खो चुकी थी। ओह मिस्टर शेरलॉक होम्स, उसने पुकारते हुए कहा। वो हमें बारी बारी से देखती रही और अंततः महिलाओं की तीव्र अंतर्दृष्टि से मेरी जगह होम्स पर अपनी नजरें जमा दी। मैं बहुत खुश हूं कि आप आ गए। मैं आपको ये बताने के लिए खुद आई हूं। मुझे पता है कि जेम्स ने ये अपराध नहीं किया है। मैं ये जानती हूं और मैं चाहती हूं कि जब आप इस मामले की जांच शुरू करें तो आपको भी इस पर कोई संदेह ना हो। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं उसकी कमजोरियों को भी उतना ही जानती हूं जितना कोई और नहीं जानता। लेकिन वो इतना दयालु है कि किसी मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। जो कोई भी उसे वास्तव में जानता है उसके लिए ये आरोप हास्यास्पद है। मुझे उम्मीद है कि हम उसे निर्दोष साबित कर पाएंगे मिस्टर टर्नर। शर्लॉक होम्स ने कहा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपने साक्ष्य पढ़े? आपने कोई निष्कर्ष निकाला होगा। क्या आपको बचाव का कोई रास्ता, कोई गलती नजर नहीं आई? क्या आपको स्वयं नहीं लगता कि वो निर्दोष है? मुझे ये अत्यधिक संभावित लगता है। देखा? उसने अपना सिर पीछे झटका और लेस्ट्रेड की ओर चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा। आपने सुना? उन्होंने मुझे उम्मीद दी है। लेस्ट्रेड ने कंधे उचका दिए। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी ने थोड़ा जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया है, उन्होंने कहा। लेकिन वे सही हैं। ओह, मुझे पता है कि वे सही हैं। जेम्स ने ऐसा कभी नहीं किया। और जहां तक उसके अपने पिता के साथ झगड़े की बात है, मुझे यकीन है कि उसने कोरोनर को इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसमें शामिल थी। किस तरह? होम्स ने पूछा। अब मेरे लिए कुछ भी छिपाने का समय नहीं है। जेम्स और उसके पिता के बीच मेरे कारण कई बार मतभेद हुए थे। मिस्टर मैककार्थी ये चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए। जेम्स और मैं हमेशा एक दूसरे से भाई बहन की तरह प्रेम करते आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो अभी युवा है और उसने जीवन के बारे में बहुत कम देखा है और खैर, स्वाभाविक रूप से वो अभी इस तरह के किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता था। इसलिए उनके बीच झगड़े होते थे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी उन्हीं में से एक था। और आपके पिता? होम्स ने पूछा। क्या वे इस विवाह के पक्ष में थे? नहीं, वे भी इसके विरोध में थे। केवल मिस्टर मैककार्थी ही इसके पक्ष में थे। जैसे ही होम्स ने उस पर अपनी तीव्र जांचती हुई नजर डाली, उसके ताजे युवा चेहरे पर एक हल्की लाली दौड़ गई। इस जानकारी के लिए धन्यवाद, उन्होंने कहा। क्या मैं कल आपके पिता से मिल सकता हूं? मुझे डर है कि डॉक्टर इसकी अनुमति नहीं देंगे। डॉक्टर? हां, क्या आपने नहीं सुना? बेचारे पिताजी कई वर्षों से कमजोर थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया है। वे बिस्तर पकड़ चुके हैं और डॉक्टर विलोज कहते हैं कि वे पूरी तरह से टूट चुके हैं और उनका तंत्रिका तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। श्री मैकार्थी ही एकमात्र व्यक्ति थे जो विक्टोरिया में पिताजी को पुराने दिनों से जानते थे। विक्टोरिया में? ये महत्वपूर्ण है। हां, खानों में। बिल्कुल सही, सोने की खानों में, जहां, जैसा कि मैं समझता हूं, श्री टर्नर ने अपनी संपत्ति बनाई थी। हां, निश्चय ही। धन्यवाद मिस टर्नर, आपने मेरी काफी सहायता की है। यदि आपको कल कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताएं। निस्संदेह आप जेल जाकर जेम्स से मिलेंगे। ओह, यदि आप जाएं श्री होम्स, तो कृपया उन्हें बता दें कि मैं जानती हूं कि वे निर्दोष हैं। मैं बताऊंगा मिस टर्नर। अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि पिताजी बहुत बीमार हैं और यदि मैं उनके पास ना रहूं तो वे मुझे बहुत याद करते हैं। अलविदा, और ईश्वर आपकी सहायता करे। वो उतनी ही तेजी से कमरे से बाहर निकली जितनी तेजी से आई थी, और हमने उसके घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी जो गली में दूर तक जाती जा रही थी। मुझे आप पर शर्म आती है होम्स, लेस्ट्रेड ने कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद गरिमा के साथ कहा। आप झूठी उम्मीदें क्यों जगा रहे हैं जो अंततः टूटने वाली हैं? मैं दिल से बहुत कोमल नहीं हूं, लेकिन ये तो क्रूरता है।
मुझे लगता है कि मैं जेम्स मैककार्थी को निर्दोष सिद्ध करने का रास्ता देख सकता हूं। होम्स ने कहा, क्या आपके पास जेल में उससे मिलने की अनुमति है? हाँ, लेकिन केवल हमारे दोनों के लिए। तो मैं अपने बाहर न जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करूंगा। क्या हमारे पास हियरफोर्ड जाने और आज रात ही उससे मिलने का समय है? पर्याप्त समय है। तो चलिए ऐसा करते हैं। वाटसन, मुझे डर है कि यह आपको बहुत उबाऊ लगेगा, लेकिन मैं केवल 2 घंटे के लिए ही जाऊंगा। मैं उनके साथ स्टेशन तक गया, फिर उस छोटे से शहर की गलियों में घूमता रहा और अंततः होटल लौट आया, जहां मैं सोफे पर लेटकर एक पीले कवर वाला उपन्यास पढ़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि उस कहानी की छोटी सी साजिश की तुलना में वो गहरा रहस्य जिसके माध्यम से हम गुजर रहे थे कहीं अधिक जटिल था। मैं बार बार उपन्यास से हटकर वास्तविक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने लगा और अंत में उसे कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया और पूरी तरह से दिन की घटनाओं पर विचार करने लगा। मान लीजिए कि इस बेचारे युवक की कहानी पूरी तरह से सत्य है, तो आखिर कौन सी भयावह और अकल्पनीय आपदा उसके पिता से अलग होने के बाद और उसकी चीखें सुनकर वापस आने के बीच घटी होगी? ये निश्चित रूप से कुछ भयानक और प्राणघातक था। वो क्या हो सकता था? क्या घावों की प्रकृति मेरे चिकित्सकीय ज्ञान से कुछ संकेत दे सकती थी? मैंने घंटी बजाई और साप्ताहिक काउंटी अखबार मंगवाया, जिसमें जांच का पूरा विवरण मौजूद था। शल्य चिकित्सक के बयान में कहा गया था कि बाईं पार्श्विका हड्डी के पिछले तीसरे भाग और पश्च कपाल हड्डी का बायां आधा हिस्सा किसी भारी कुंद वस्तु के प्रहार से टूट गया था। मैंने अपने सिर पर उस स्थान को चिन्हित किया। ये स्पष्ट था कि ये प्रहार पीछे से किया गया होगा। ये बात कुछ हद तक आरोपी के पक्ष में थी, क्योंकि जब उसे झगड़ते देखा गया था तब वो अपने पिता के आमने सामने था। फिर भी इसका बहुत अधिक महत्व नहीं था, क्योंकि संभव है कि वृद्ध व्यक्ति ने प्रहार से पहले अपनी पीठ फेर ली हो। फिर भी ये होम्स का ध्यान आकर्षित करने योग्य बात थी। फिर मरते समय चूहे का संदर्भ देने की विचित्र बात थी। इसका क्या अर्थ हो सकता था? ये बड़बड़ाना नहीं हो सकता, क्योंकि अचानक प्रहार से मरने वाला व्यक्ति आमतौर पर भ्रमित नहीं होता। नहीं, ये शायद ये समझाने का प्रयास था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन इसका संकेत क्या था? मैं कोई संभावित व्याख्या खोजने के लिए अपने दिमाग पर जोर देने लगा। फिर युवा मैकार्थी द्वारा देखे गए धूसर कपड़े की घटना थी। यदि ये सच था तो हत्यारे ने निश्चित रूप से अपने वस्त्र का कोई भाग गिरा दिया होगा, संभवतः अपना ओवरकोट, और उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो लौटकर उसे उठा ले, ठीक उसी समय जब पुत्र झुका हुआ अपनी पीठ फेर कर कुछ ही गज की दूरी पर बैठा था। ये पूरा मामला रहस्यों और असंभवताओं का एक जटिल जाल था। मैं लेस्ट्रेड की राय से सहमत था। फिर भी मुझे शेरलॉक होम्स की अंतर्दृष्टि पर इतना भरोसा था कि जब तक प्रत्येक नया तथ्य युवा मैकार्थी की निर्दोषता को सिद्ध करने में मदद कर रहा था, तब तक मैं आशा नहीं छोड़ सकता था। शेरलॉक होम्स बहुत देर से लौटा। वो अकेला आया, क्योंकि लेस्ट्रेड शहर में किसी ठिकाने पर ठहरा हुआ था। दबावमान अब भी बहुत अधिक बना हुआ है, उसने बैठते हुए कहा। यह महत्वपूर्ण है कि बारिश ना हो इससे पहले कि हम घटनास्थल का निरीक्षण कर लें। दूसरी ओर, इस प्रकार के बारीक काम के लिए व्यक्ति को अपने सर्वोत्तम रूप में और सतर्क होना चाहिए, और मैं एक लंबी यात्रा से थककर इसे नहीं करना चाहता। मैंने युवा मैकार्थी से मुलाकात की, और उससे आपने क्या सीखा? कुछ नहीं। क्या वो कोई प्रकाश नहीं डाल सका? बिल्कुल नहीं। एक समय मुझे लगा था कि वो जानता है कि ये अपराध किसने किया और उसे छिपा रहा है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वो उतना ही अचंभित है जितने बाकी सब। वो बहुत तेज दिमाग का युवक नहीं है, हालांकि देखने में आकर्षक है और मुझे लगता है हृदय से अच्छा इंसान है। यदि वो वास्तव में इतनी आकर्षक युवती मिस टर्नर से विवाह करने के प्रति उदासीन था
तो मुझे उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने टिप्पणी की, आह, इसके पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी छिपी है। ये व्यक्ति उसे पागलों की तरह उन्मत्त रूप से प्रेम करता है। लेकिन लगभग 2 साल पहले, जब वो केवल एक किशोर था और वास्तव में उसे जानता भी नहीं था, क्योंकि वो 5 साल तक बोर्डिंग स्कूल में रही थी, तो ये मूर्ख क्या करता है? वो ब्रिस्टल में एक बार की नौकरानी के चंगुल में फंस जाता है और उससे एक रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी कर लेता है। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि जब उसे उस काम के लिए ताना दिया जाता है जिसे करने के लिए वो अपनी आंखें तक देने को तैयार है, पर जिसे करना उसके लिए पूरी तरह असंभव है, तो उस पर क्या बीतती होगी। ये इसी प्रकार की घोर हताशा थी जिसने उसे अपने पिता के साथ आखिरी बातचीत में, जब उसके पिता उसे मिस टर्नर को प्रपोज करने के लिए उकसा रहे थे, अपने हाथ हवा में उछालने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर उसके पास अपना जीवन यापन करने के कोई साधन नहीं थे, और उसके पिता, जो सभी के अनुसार बहुत कठोर व्यक्ति थे, यदि उन्हें सच्चाई का पता चल जाता तो उसे पूरी तरह त्याग देते। इसी बार की नौकरानी पत्नी के साथ उसने ब्रिस्टल में पिछले 3 दिन बिताए थे, और उसके पिता को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। इस बिंदु पर ध्यान दें, यह महत्वपूर्ण है। हालांकि बुराई से अच्छाई भी निकली है, क्योंकि जब उस बार की नौकरानी को अखबारों से पता चला कि वो गंभीर मुसीबत में है और उसे फांसी दी जा सकती है, तो उसने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया और उसे पत्र लिखकर बताया कि उसका पहले से ही एक पति बरमूडा डाकयार्ड में है, जिससे ये साबित होता है कि वास्तव में उनके बीच कोई वैवाहिक बंधन नहीं है। मुझे लगता है कि इस खबर ने युवा मैकार्थी को उसकी सारी पीड़ा से सांत्वना दे दी है। लेकिन यदि वो निर्दोष है तो फिर ये अपराध किसने किया? आह, कौन? मैं आपका ध्यान 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पहला ये कि मृतक की तालाब पर किसी से मिलने की योजना थी, और वो कोई उसका बेटा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका बेटा उस समय दूर था और उसे ये भी नहीं पता था कि वो कब लौटेगा। दूसरा ये कि मरने से पहले मृतक को कोई पुकारते सुना गया था, जबकि उसे तब तक ये पता भी नहीं था कि उसका बेटा लौट आया है। यही वे निर्णायक बिंदु हैं जिन पर यह मामला टिका है। और अब यदि आप चाहें तो हम जॉर्ज मेरेडिथ के बारे में बात कर सकते हैं, और बाकी छोटी मोटी बातों को कल तक के लिए छोड़ सकते हैं। जैसा कि होम्स ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, बारिश नहीं हुई और सुबह उजली और बादलों से रहित थी। 9 बजे लेस्ट्रेड घोड़ा गाड़ी लेकर हमारे लिए आया और हम हैदरली फार्म और बास्कोम्ब तालाब की ओर चल पड़े। आज सुबह एक गंभीर खबर आई है, लेस्ट्रेड ने कहा जा रहा है कि हॉल के मिस्टर टर्नर इतने बीमार हैं कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि वे वृद्ध होंगे, होम्स ने पूछा। करीब 60 साल के, लेकिन विदेश में बिताए गए जीवन ने उनकी सेहत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, और वे पहले से ही काफी समय से बीमार चल रहे थे। इस घटना का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वे मैकार्थी के पुराने दोस्त थे, और मैं ये भी जोड़ दूं कि वे उनके बहुत बड़े संरक्षक भी थे, क्योंकि मैंने सुना है कि उन्होंने हैदरली फार्म उन्हें किराए मुक्त दे रखा था। सचमुच ये दिलचस्प है, होम्स ने कहा। ओ हाँ, उन्होंने उन्हें कई और तरीकों से भी मदद की है। यहाँ के सभी लोग उनकी उदारता के बारे में बात करते हैं। वास्तव में क्या ये आपको अजीब नहीं लगता कि मैकार्थी, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था और जो टर्नर पर इतना निर्भर था, फिर भी इतने आत्मविश्वास से अपने बेटे की शादी टर्नर की बेटी से कराने की बात कर रहा था, जैसे कि ये केवल एक औपचारिकता हो? और ये तब और भी अजीब लगता है जब हम जानते हैं कि स्वयं टर्नर इस रिश्ते के विरुद्ध थे। बेटी ने हमें ये बात बताई थी। क्या आपको इससे कुछ अंदाजा नहीं होता? अब हम निष्कर्ष निकालने लगे हैं, लेस्ट्रेड ने मेरी ओर आंख मारते हुए कहा। मुझे तो तथ्यों को ही संभालना मुश्किल लगता है होम्स, और तुम कल्पनाओं में खो रहे हो। तुम सही कह रहे हो,
होम्स ने गंभीरता से कहा, तुम्हें वाकई तथ्यों को संभालना बहुत मुश्किल लगता है। वैसे भी मैंने एक तथ्य को अच्छी तरह समझ लिया है, जिसे समझने में तुम्हें कठिनाई हो रही है। लेस्ट्रेड ने कुछ गर्मजोशी से कहा। और वो क्या है? कि मैकार्थी सीनियर की हत्या मैकार्थी जूनियर ने की थी, और इसके विपरीत कोई भी सिद्धांत मात्र कल्पना मात्र है। खैर, कल्पना कोहरे से तो बेहतर होती है, होम्स ने हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये बाईं ओर हैदरली फार्म ही है। हाँ, यही है। ये एक विस्तृत आरामदायक दिखने वाली 2 मंजिला इमारत थी, जिसकी छत स्लेट की थी और जिसकी ग्रे दीवारों पर पीले लाइकेन के बड़े धब्बे थे। लेकिन खिड़कियों के पर्दे गिरे होने और चिमनियों से धुआं न निकलने के कारण ये एक वीरान घर जैसा लग रहा था, मानो इस भयानक घटना की छाया अब भी इस पर बनी हुई हो। हम दरवाजे पर पहुंचे, जहां नौकरानी ने होम्स के अनुरोध पर वे जूते दिखाए जो उसके मालिक ने मरते समय पहने थे, और साथ ही बेटे के भी। हालांकि वो जोड़ी नहीं जो उस समय उसके पैरों में थी। होम्स ने कई कोणों से उनका सावधानीपूर्वक मापन किया और फिर हमें आंगन की ओर ले जाने के लिए कहा, जहां से हम सभी उस घुमावदार रास्ते पर बढ़े जो बास्कोम्ब तालाब की ओर जाता था। शर्लॉक होम्स जब किसी सुराग पर काम कर रहा होता था तो पूरी तरह बदल जाता था। जो लोग केवल बेकर स्ट्रीट के शांत चित्त विचारक और तर्कशास्त्री को जानते थे, वे उसे पहचान भी नहीं पाते। उसका चेहरा तमतमा उठता था, भौहें सख्त रेखाओं में सिमट आती थीं और उसकी आंखें इस्पात जैसी चमक उठती थीं। उसका सिर नीचे झुक जाता था, कंधे झुक जाते थे, होंठ कसकर बंद हो जाते थे और उसकी लंबी गठीली गर्दन पर नसें उभर आती थीं। उसके नथने किसी शिकारी जानवर की तरह फूल रहे होते थे और उसका पूरा ध्यान केवल उस एक ही काम पर होता था। कोई भी सवाल या टिप्पणी उसके कानों तक नहीं पहुंचती थी, या अधिक से अधिक वो जल्दी और अधीरता से कोई झुंझलाया हुआ उत्तर दे देता। वो तेजी और खामोशी से उस पगडंडी पर बढ़ता गया जो घास के मैदानों से होकर गुजरती थी और फिर जंगलों के रास्ते बॉस्कोम्ब तालाब की ओर जाती थी। ये इलाका गीला और दलदली था, जैसा कि वहां का पूरा क्षेत्र था, और वहां कई पैरों के निशान थे, कुछ रास्ते पर और कुछ उस छोटे छोटे घास के टुकड़ों पर जो उसके दोनों किनारों पर फैले हुए थे। कभी कभी होम्स तेजी से आगे बढ़ता, कभी अचानक रुक जाता, और एक बार तो उसने थोड़ा रास्ता बदलकर घास के मैदान की ओर भी एक चक्कर लगाया। लेस्ट्रेड और मैं उसके पीछे चल रहे थे। लेस्ट्रेड उदासीन और उपेक्षापूर्ण था, जबकि मैं अपने दोस्त को गहरी रुचि से देख रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था कि उसका हर कदम किसी स्पष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। बॉस्कोम्ब तालाब, जो सरकंडों से घिरा एक छोटा जलाशय था, लगभग 50 गज चौड़ा था और हैदरली फॉर्म तथा अमीर टर्नर के निजी पार्क की सीमा पर स्थित था। उस पार के जंगलों के ऊपर से हम लाल रंग के उभरे हुए शिखर देख सकते थे, जो संपन्न जमींदार के निवास स्थान का संकेत दे रहे थे। तालाब के हैदरली फॉर्म वाले हिस्से में जंगल बहुत घने थे और वहां 20 कदम चौड़ी गीली घास की एक पतली पट्टी थी, जो पेड़ों के किनारे और तालाब को घेरे हुए सरकंडों के बीच फैली थी। लेस्ट्रेड ने हमें ठीक वो जगह दिखाई जहां शव मिला था, और सच में जमीन इतनी गीली थी कि मैं साफ देख सकता था कि जहां आदमी गिरा था वहां क्या निशान बने थे। लेकिन होम्स के लिए उसकी उत्सुक आंखों और गहरी नजर से ये स्पष्ट था कि कुचली हुई घास पर और भी बहुत कुछ लिखा था। वो किसी शिकारी कुत्ते की तरह चारों ओर घूमने लगा, जैसे वो किसी गंध को पकड़ रहा हो, और फिर अचानक मेरे साथी की ओर मुड़ा। तुम तालाब में क्यों गए थे? उसने पूछा। मैंने एक हुक से खोजबीन की थी। मुझे लगा कि वहां कोई हथियार या अन्य सुराग मिल सकता है। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला? ओह, बकवास। मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारे बाएं पैर की अंदर मुड़ी हुई चाल हर जगह दिखाई देती है। कोई भी तिलचट्टा इसे पहचान सकता है, और देखो, वहां ये सरकंडों में जाकर गायब हो जाती है। ओह,
कितना आसान होता अगर मैं यहां पहले आता, इससे पहले कि वे भैंसों के झुंड की तरह यहां आकर हर चीज को रौंद डालते। ये वो जगह है जहां चौकीदार के साथ लोग आए थे और उन्होंने शव के चारों ओर 6 से 8 फीट की जगह को पूरी तरह से ढक दिया है, लेकिन यहां 3 अलग अलग बार उन्हीं पैरों के निशान हैं। उसने एक लेंस निकाला और अपने वाटरप्रूफ कोट पर लेट गया ताकि वो जमीन को बेहतर तरीके से देख सके। वो खुद से ही बातें कर रहा था। ये निशान युवा मैकार्थी के हैं। 2 बार वो चला और एक बार वो तेज भागा, जिससे तलवे की छाप गहरी है और एड़ी की मुश्किल से कोई निशानी बची है। ये उसकी कहानी की पुष्टि करता है। उसने बताया था कि उसने अपने पिता को जमीन पर गिरा हुआ देखकर दौड़ लगाई थी और ये उसके पिता के पैरों के निशान हैं जो यहां चहलकदमी कर रहे थे। और ये क्या है? ये उस बंदूक का कुंदा है जिस पर बेटे ने कान लगाकर सुना था। और ये, हाँ हाँ, ये क्या है? एड़ियों पर चलने के निशान। और ये तो बिल्कुल अलग जूते हैं, चौकोर, असामान्य आकार के। वे आए गए और फिर वापस आए। अवश्य ही वो ओवरकोट लेने गया होगा, लेकिन वे आए कहां से? होम्स तेजी से आगे पीछे दौड़ने लगा। कभी सुराग खो देता, कभी फिर पकड़ लेता, और हम धीरे धीरे जंगल की सीमा तक पहुंच गए। वहां पूरे इलाके का सबसे बड़ा बीच का पेड़ था। होम्स उसकी दूसरी ओर गया और अचानक जमीन पर लेट गया। उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। वो वहां बहुत देर तक पड़ा रहा, पत्तों और सूखी लकड़ियों को उलटता पलटता रहा, और जो कुछ भी उसे दिखता उसे एक लिफाफे में जमा करता। उसने न केवल जमीन की बल्कि पेड़ की छाल की भी जांच की, जहां तक वो पहुंच सकता था। ये मामला बेहद दिलचस्प रहा। वो अपनी सामान्य शैली में लौटते हुए बोला, मुझे लगता है कि ये दाईं ओर जो ग्रे रंग का घर है वो चौकीदार का होगा। मुझे वहां जाना चाहिए और मोरान से थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। शायद एक छोटा सा नोट भी लिखना होगा। उसके बाद हम दोपहर के खाने के लिए वापस चल सकते हैं। तुम कैब तक जाओ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। 10 मिनट बाद हम फिर से कैब में बैठे और रॉस शहर की ओर लौटे। होम्स के हाथ में अब भी वो पत्थर था जो उसने जंगल में उठाया था। लेस्ट्रेड, ये तुम्हारी रुचि का विषय हो सकता है, होम्स ने पत्थर दिखाते हुए कहा। हत्या इसी से की गई थी। मुझे इस पर कोई निशान नहीं दिखते, लेस्ट्रेड ने कहा। हाँ, कोई नहीं है। तो फिर तुम कैसे जानते हो? इसके नीचे घास उग रही थी। ये वहां कुछ ही दिनों से पड़ा था। कोई ऐसा संकेत नहीं कि इसे कहीं से उठाया गया था। ये चोटों से मेल खाता है और वहां कोई अन्य हथियार नहीं मिला। और हत्यारा? एक लंबा आदमी, बाएं हाथ का, दाएं पैर से लंगड़ाता है, मोटे तलवे वाले शूटर बूट पहनता है, ग्रे ओवरकोट पहनता है, भारतीय सिगार पीता है, सिगार होल्डर का उपयोग करता है, और उसकी जेब में एक कुंद पेन नाइफ है। और भी कई संकेत हैं, लेकिन शायद ये हमारी तलाश के लिए पर्याप्त है। लेस्ट्रेड हंसा। मुझे डर है कि मैं अब भी एक संदेहवादी हूं। सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन हमें एक सख्त दिमाग वाली ब्रिटिश जूरी का सामना करना है। नोज वेरेंस, होम्स ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। तुम अपनी विधि से काम करो और मैं अपनी। मैं आज दोपहर व्यस्त रहूंगा और संभवतः शाम की ट्रेन से लंदन लौटूंगा। और अपना केस अधूरा छोड़ दोगे? नहीं, पूरा हो जाएगा। लेकिन रहस्य सुलझ गया। तो अपराधी कौन है? जिस व्यक्ति का मैंने वर्णन किया है। लेकिन वो है कौन? निश्चय ही पता लगाना कठिन नहीं होगा। ये कोई बहुत अधिक जनसंख्या वाला इलाका नहीं है। लेस्ट्रेड ने कंधे उचका दिए। मैं एक व्यावहारिक व्यक्ति हूं, उसने कहा, और मैं देश भर में एक लंगड़े बाएं हाथ के व्यक्ति को खोजने नहीं जा सकता। मैं स्कॉटलैंड यार्ड का उपहास का पात्र बन जाऊंगा। ठीक है, होम्स ने शांति से कहा। मैंने तुम्हें अवसर दिया था, ये रहे तुम्हारे ठिकाने। अलविदा। मैं जाने से पहले तुम्हें एक संदेश भेज दूंगा। लेस्ट्रेड को उसके कमरे पर छोड़ने के बाद हम अपने होटल गए, जहां मेज पर दोपहर का भोजन तैयार था। होम्स चुप था और गहरी सोच में डूबा हुआ था, जैसे कोई ऐसी उलझन में फंसा हो जिसका समाधान कठिन हो।
देखो वाटसन, उसने कहा जब मेज साफ कर दी गई, बस यहां बैठ जाओ और मुझे थोड़ा प्रवचन देने दो। मैं नहीं जानता कि क्या करूं, और मैं तुम्हारी सलाह को मूल्यवान समझूंगा। सिगार जलाओ और मुझे विस्तार से समझाने दो। कृपया ऐसा करो। तो अब इस मामले पर विचार करते हुए मैकार्थी के बेटे की कहानी में दो बातें थीं जो हम दोनों का तुरंत ध्यान आकर्षित कर गईं। हालांकि वे बातें मुझे उसके पक्ष में लगीं, जबकि तुम्हें उसके खिलाफ। एक ये कि उसके अनुसार उसके पिता ने उसे देखने से पहले कोई चिल्लाया। दूसरी, उसकी असामान्य अंतिम बात, जिसमें उसने चूहे का संदर्भ दिया। उसने कई शब्द बुदबुदाए, लेकिन उसके बेटे ने केवल यही सुना। अब हमारी जांच इन्हीं दो बिंदुओं से शुरू होनी चाहिए, और हम ये मानकर आगे बढ़ेंगे कि लड़के ने जो कहा वो पूर्णतः सत्य है। तो कोई का क्या अर्थ है? खैर, ये स्पष्ट है कि उसके बेटे के लिए नहीं था। बेटा उसकी जानकारी के अनुसार ब्रिस्टल में था। ये तो केवल संयोग था कि वो सुनने की दूरी के भीतर था। कोई उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए था जिससे उसने मिलने की योजना बनाई थी। लेकिन कोई एक विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियाई पुकार है जिसे ऑस्ट्रेलियाई लोग आपस में उपयोग करते हैं। इससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि वो व्यक्ति जिससे मैकार्थी मिलने वाला था ऑस्ट्रेलिया में रह चुका था। तो फिर चूहा का क्या अर्थ है? शर्लॉक होम्स ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे मेज पर फैला दिया। ये विक्टोरिया कॉलोनी का नक्शा है, उसने कहा। मैंने इसे कल रात ब्रिस्टल से मंगवाया था। उसने अपने हाथ से नक्शे के एक हिस्से को ढक दिया। तुम क्या पढ़ते हो? ARAT? मैंने पढ़ा। और अब? उसने हाथ हटाया। बेलेरेट? बिल्कुल सही। यही वो शब्द था जिसे मरते हुए व्यक्ति ने कहा था, लेकिन उसके बेटे ने केवल अंतिम दो अक्षर सुने। वो अपने हत्यारे के नाम बताने की कोशिश कर रहा था। बेलेरेट का फला व्यक्ति। ये अद्भुत है, मैंने विस्मय से कहा। यह तो स्पष्ट है। और अब देखो, मैंने खोज को बहुत सीमित कर दिया। एक ग्रे रंग का वस्त्र रखना तीसरा बिंदु था, जो लड़के के बयान की सत्यता को प्रमाणित करता है। अब हम अनुमान की धुंध से बाहर आ चुके हैं और हमें एक स्पष्ट दृष्टि मिल गई है। बेलेरेट से आया हुआ एक ऑस्ट्रेलियाई जिसके पास ग्रे रंग का ओवरकोट है। बिल्कुल सही। और वो इस क्षेत्र से परिचित था, क्योंकि तालाब तक केवल खेत या जागीर से जाया जा सकता था और अजनबियों के लिए वहां आना असंभव था। बिल्कुल सही। फिर आई हमारी आज की खोज। जमीन की जांच से मुझे वे छोटे छोटे संकेत मिले जो मैंने उस मूर्ख लेस्ट्रेड को बताए थे, जिससे अपराधी की पहचान बनती है। लेकिन वे संकेत तुमने पाए कैसे? तुम्हें मेरी पद्धति पता है। ये छोटी छोटी बातों के अवलोकन पर आधारित है। उसकी ऊंचाई तो तुम उसके कदमों की लंबाई से अंदाजा लगा सकते हो। उसके जूते भी उसके निशानों से पहचाने जा सकते थे। हाँ, वे असामान्य जूते थे। लेकिन उसका लंगड़ाना, उसके दाएं पैर की छाप हमेशा बाएं पैर की तुलना में हल्की थी। वो उस पर कम भार डाल रहा था। क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा था, वो अपाहिज था। लेकिन उसके बाएं हाथ की आदत? तुम स्वयं उसकी चोट की प्रकृति से चकित थे, जिसे जांच में सर्जन ने दर्ज किया था। प्रहार ठीक पीछे से किया गया था, फिर भी वो बाईं ओर पड़ा। अब ये कैसे संभव हो सकता है जब तक कि प्रहार करने वाला बाएं हाथ का न हो? वो उस पेड़ के पीछे खड़ा था जब पिता और पुत्र की बातचीत हो रही थी। उसने वहां सिगार भी पिया था। मैंने वहां सिगार की राख पाई और अपने तंबाकू की राख संबंधी विशेष ज्ञान के आधार पर मैं इसे भारतीय सिगार के रूप में पहचान सका। तुम जानते हो, मैंने इस विषय पर ध्यान दिया है और पाइप, सिगार और सिगरेट के तंबाकू की 140 विभिन्न किस्मों की राख पर एक लघु निबंध भी लिखा है। राख मिलने के बाद मैंने आसपास खोजबीन की और काई के बीच वो अधजला सिगार पाया, जिसे उसने वहीं फेंक दिया था। ये भारतीय सिगार था जिसे रॉटरडैम में रोल किया जाता है। और सिगार होल्डर? मैं देख सकता था कि उसका सिरा उसके मुंह में नहीं गया था, अतः उसने एक होल्डर का प्रयोग किया था। उसकी नोक काटी गई थी, चबाई नहीं गई थी, लेकिन कट एकदम साफ नहीं था, जिससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि उसने इसे कुंद पॉकेट नाइफ से काटा था। होम्स, मैंने कहा,
तुमने इस व्यक्ति के चारों ओर ऐसा जाल बुन दिया है जिससे वो बच नहीं सकता, और तुमने एक निर्दोष व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार बचा लिया है जैसे तुमने उसे फांसी के फंदे से मुक्त कर दिया हो। मुझे अब ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अपराधी कौन है। मिस्टर जॉन टर्नर, होटल का नौकर दरवाजा खोलते हुए बोला, और हमारे बैठक खाने में एक आगंतुक को भीतर ले आया। जो व्यक्ति अंदर आया उसकी उपस्थिति विचित्र और प्रभावशाली थी। उसकी धीमी लंगड़ाती चाल और झुके हुए कंधे उसे वृद्धावस्था की छाप दे रहे थे। फिर भी उसके कठोर, गहरे कटे छटे, उभरे हुए चेहरे और विशालकाय अंगों से उसके असाधारण शारीरिक बल और चरित्र की झलक मिल रही थी। उसकी उलझी हुई दाढ़ी, पके हुए बाल और झुकी हुई घनी भौहें उसे गरिमा और शक्ति का आभास दे रही थीं। लेकिन उसका चेहरा राख के समान पीला था और उसके होठों और नथनों के किनारे नीले पड़ रहे थे। मात्र एक नज़र में ही मुझे समझ आ गया कि वो किसी गंभीर और पुरानी बीमारी की चपेट में है। कृपया इस सोफे पर बैठ जाइए, होम्स ने धीरे से कहा। क्या आपको मेरा पत्र मिला? हाँ, लॉज कीपर इसे लेकर आया था। आपने मुझसे यहां मिलने के लिए कहा था ताकि कोई विवाद न हो। मैंने सोचा कि यदि मैं हॉल में जाता तो लोग बातें बनाने लगते। और आपने मुझसे मिलने की इच्छा क्यों जताई? उसने थके हुए और निराश आंखों से, मानो उसका उत्तर पहले ही मिल चुका हो। हाँ, होम्स ने उसके शब्दों के बजाय उसकी निगाह का उत्तर देते हुए कहा, यह सच है, मुझे मैकार्थी के बारे में सब पता चल गया है। वृद्ध व्यक्ति ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। भगवान मेरी सहायता करे, वो चिल्लाया। लेकिन मैं उस युवक को कोई हानि नहीं पहुंचने देता। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि मुकदमे में फैसला उसके खिलाफ जाता तो मैं सच बोल देता। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अब भी सच बोलता यदि मेरी प्यारी बेटी का सवाल न होता। ये उसके दिल को तोड़ देगा। ये तब भी उसका दिल तोड़ देगा जब वो सुनेगी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वहां तक पहुंचने की नौबत नहीं भी आ सकती, होम्स ने कहा। क्या? मैं कोई सरकारी एजेंट नहीं हूं। मेरी समझ में ये आपकी बेटी ही थी जिसने मुझे यहां बुलाया, और मैं उसी के हित में कार्य कर रहा हूं। लेकिन युवा मैकार्थी को हर हाल में बचाना होगा। मैं मरता हुआ व्यक्ति हूं, बूढ़े टर्नर ने कहा। मुझे वर्षों से डायबिटीज है। मेरा डॉक्टर कहता है कि यह तय नहीं है कि मैं 1 महीने भी जीवित रहूंगा या नहीं। फिर भी मैं जेल में मरने के बजाय अपने घर में मरना पसंद करूंगा। होम्स उठकर मेज पर बैठ गया। हाथ में कलम थी और सामने कागजों का एक पुलिंदा रखा था। बस हमें सच्चाई बता दीजिए, उसने कहा। मैं मुख्य तथ्य लिख लूंगा, आप इसे हस्ताक्षर करेंगे और वॉटसन इसके गवाह बनेंगे। फिर यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो मैं इसे युवा मैकार्थी को बचाने के लिए प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि इसे तभी उपयोग में लाया जाएगा जब कोई और उपाय न हो। ये उचित ही है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। वैसे भी ये अनिश्चित है कि मैं मुकदमे तक जीवित रहूंगा या नहीं, इसलिए इससे मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एलिस को इस झटके से बचाना चाहता हूं। अब मैं आपको पूरी सच्चाई बता दूंगा। ये घटना बहुत समय से घट रही थी, लेकिन इसे बताने में अधिक समय नहीं लगेगा। तुम उस मृत व्यक्ति मैकार्थी को नहीं जानते थे। वो एक शैतान के समान था। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। भगवान करे कि तुम कभी ऐसे व्यक्ति के चंगुल में न फंसो। 20 वर्षों से उसका शिकंजा मुझ पर कसता गया और उसने मेरा जीवन तबाह कर दिया। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं उसकी पकड़ में कैसे आया। ये 60 के दशक के आरंभ की बात है, जब मैं खुदाई के क्षेत्र में था। तब मैं एक युवा, गर्म मिजाज और लापरवाह व्यक्ति था, किसी भी काम में हाथ आजमाने के लिए तैयार। मैं बुरी संगति में पड़ गया, शराब पीने लगा, अपने खनन कार्य में असफल रहा, जंगलों में भटकने लगा और संक्षेप में कहूं तो मैं वही बन गया जिसे यहां तुम एक राजमार्ग लुटेरा कह सकते हो। हम 6 लोग थे और हमने एक जंगली स्वतंत्र जीवन जिया, समय समय पर स्टेशनों को लूटते हुए या खदानों की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोकते हुए। बेलरेट का ब्लैक जैक, यही मेरा नाम था, और हमारी टोली को आज भी कॉलोनी में बेलरेट गैंग के नाम से याद किया जाता है।
एक दिन एक सोने का काफिला बेलरेट से मेलबॉर्न की ओर जा रहा था और हम उसका इंतजार करते हुए उस पर हमला कर बैठे। वहां 6 सिपाही थे और हम 6। तो मामला तंग था, लेकिन हम पहले ही गोलियों की बौछार में उनके 4 सवारों को उड़ा चुके थे। हमारे 3 लड़के मारे गए। हालांकि इससे पहले कि हम सोना लूट पाते, मैंने अपनी पिस्तौल को उस वैगन चालक के सिर पर लगा दिया, जो यही आदमी मैकार्थी था। भगवान से यही दुआ है कि मैंने उस समय उसे गोली मार दी होती, लेकिन मैंने उसे बख्श दिया। हालांकि मैंने देखा कि उसकी शैतानी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थीं, जैसे वो हर फीचर को याद करना चाहता हो। हम सोने के साथ भाग गए, अमीर बन गए और बिना किसी शक के इंग्लैंड पहुंच गए। वहां मैंने अपने पुराने साथियों से अलग होकर एक शांत और सम्मानजनक जीवन जीने का निर्णय लिया। मैंने ये जमीन जायदाद खरीदी जो संयोग से बाजार में बिक रही थी, और मैंने ठाना कि अपने पैसों से थोड़ी भलाई करूं, ताकि जिस तरीके से ये कमाया गया उसकी कुछ भरपाई हो सके। मैंने शादी भी की, और हालांकि मेरी पत्नी जल्दी ही मर गई, उसने मुझे मेरी प्यारी छोटी एलिस छोड़ दी। यहां तक कि जब वो बस एक नन्ही सी बच्ची थी, तो भी उसका छोटा सा हाथ मुझे उस सही रास्ते पर ले जाता प्रतीत होता था जिस पर मुझे पहले कभी कोई चीज नहीं ले जा सकी थी। संक्षेप में, मैंने नई जिंदगी शुरू की और अपनी पूरी कोशिश की कि अतीत की गलतियों की भरपाई कर सकूं। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी मैकार्थी ने मुझ पर अपना शिकंजा कस दिया। मैं एक निवेश के सिलसिले में शहर गया हुआ था और मुझे वहीं रीजेंट स्ट्रीट पर मिला, जिसकी पीठ पर मुश्किल से एक कोट था और पैरों में जूते तक नहीं थे। यहां हम हैं जैक, वो कहता है, मुझे अपनी बाह पर हाथ रखते हुए। हम तुम्हारे लिए एक परिवार की तरह होंगे। हम 2 हैं, मैं और मेरा बेटा, और तुम हमें रख सकते हो। अगर तुम नहीं रखते तो ये इंग्लैंड बड़ा अच्छा कानून मानने वाला देश है, और हर पुकार की दूरी पर हमेशा एक पुलिस वाला मौजूद होता है। तो वे लोग पश्चिमी इलाके में आकर जम गए। उनसे पीछा छुड़ाना असंभव हो गया, और तभी से वे मेरी सबसे बेहतरीन जमीन पर बिना किराया दिए रह रहे थे। मेरे लिए न कोई चैन रहा, न सुकून, न विस्मरण। जिधर भी मैं मुड़ा, उसकी चालाक मुस्कुराती सूरत मेरे पास मौजूद दिखती। जैसे जैसे एलिस बड़ी होती गई, स्थिति और बदतर होती गई, क्योंकि उसने जल्द ही देख लिया था कि मुझे पुलिस से ज्यादा अपनी बेटी के सामने अपने अतीत का खुलासा करने का डर था। जो भी उसे चाहिए था उसे वो पा जाता था, और जो भी था मैंने उसे बिना किसी सवाल के दे दिया। जमीन, पैसा, मकान, जब तक कि उसने एक ऐसी चीज नहीं मांगी जिसे मैं नहीं दे सकता था। उसने एलिस को मांगा। देखिए, उसका बेटा भी बड़ा हो चुका था और मेरी लड़की भी बड़ी हो गई थी, और चूंकि सबको मालूम था कि मेरी तबीयत कमजोर रहती है, उसे ये एक बढ़िया चाल लगी कि उसका लड़का पूरी जायदाद का वारिस बन जाए। लेकिन यहां मैंने दृढ़ता दिखाई। मैं कभी नहीं चाहता था कि उसका शापित खून मेरे खून से मिले। लड़के से मुझे कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं थी, मगर उसमें उसके बाप का लहू था, और वो काफी था। मैं अडिग रहा। मैकार्थी ने धमकाया। मैंने उसे खुली चुनौती दी कि चाहे जो कर लो। तय हुआ कि हम अपने अपने घरों के बीच पड़ने वाले तालाब पर मिलकर बात करेंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि वो अपने बेटे से बात कर रहा है। इसलिए मैं एक पेड़ के पीछे बैठकर सिगार पीने लगा और इंतजार करने लगा कि वो अकेला हो। लेकिन जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मेरे भीतर का सारा काला और कड़वा जहर ऊपर आ गया। वो अपने बेटे से मेरी बेटी से शादी करने के लिए कह रहा था, जैसे कि वो कोई गली की औरत हो। ये सोचकर मैं पागल हो उठा कि मैं और मेरी सबसे प्यारी चीजें ऐसे आदमी की ताकत में फंसे हुए हैं। क्या मैं उस बंधन को तोड़ नहीं सकता था? मैं पहले ही मौत के मुंह में खड़ा एक हताश आदमी था। दिमाग साफ था, हाथ पांव भी मजबूत थे, पर मैं जानता था कि मेरा अपना भाग्य तय हो चुका है। मगर मेरी यादें और मेरी लड़की दोनों बच सकती थी, अगर मैं उस गंदी जुबान को हमेशा के लिए खामोश कर देता। मैंने कर दिखाया, मिस्टर होम्स, और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा भी करूंगा, चाहे मैंने कितना भी पाप किया हो। मैंने प्रायश्चित में शहीद की जिंदगी जी है, मगर ये सहना कि मेरी लड़की भी उन्हीं जालों में उलझ जाए जिनमें मैं बंधा था, ये मेरी सहन शक्ति से बाहर था।
मैंने उसे ऐसे गिराया मानो वो कोई घिनौना जहरीला जानवर हो। उसकी चीख से उसका बेटा लौट आया, लेकिन तब तक मैं जंगल की आड़ ले चुका था। हालांकि मुझे फिर लौटना पड़ा उस चोगे को लेने के लिए जो भागते समय गिर गया था। यही सच्ची कहानी है सज्जनों, जो कुछ भी घटित हुआ। खैर, ये मेरे लिए नहीं है कि मैं तुम्हारा न्याय करूं, होम्स ने कहा, जैसे ही बूढ़े आदमी ने उस बयान पर हस्ताक्षर किए जिसे तैयार किया गया था। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें कभी ऐसी किसी परीक्षा का सामना न करना पड़े। मैं भी प्रार्थना करता हूं सर। और आप क्या करने का इरादा रखते हैं? आपकी सेहत को देखते हुए कुछ नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि आपको अपनी हरकत का जवाब एक उच्च न्यायालय में देना होगा, जो असाइज से भी बड़ा है। मैं आपकी कन्फेशन को सुरक्षित रखूंगा, और यदि मैकार्थी को दोषी ठहराया जाता है तो मुझे इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर नहीं तो इसे कभी किसी जीवित आंख से नहीं देखा जाएगा, और आपका राज, चाहे आप जीवित हों या मृत, हमारे पास सुरक्षित रहेगा। फिर विदा, बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा। जब आपकी अपनी मौत का वक्त आए तो ये मेरे लिए शांति के ख्याल से कुछ आसान होगा जो आपने मेरी जिंदगी को दी है। कांपते हुए वो धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। भगवान हमारी मदद करें, होम्स ने लंबी चुप्पी के बाद कहा। क्यों भाग्य बेबस लाचार प्राणियों के साथ ऐसी शरारतें करता है? जब भी मुझे ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं, मैं बैक्स्टर के शब्दों को याद करता हूं और कहता हूं, वहां ईश्वर की कृपा न होती तो शर्लॉक होम्स भी चला जाता। जेम्स मैकार्थी को असाइज में बरी कर दिया गया, क्योंकि होम्स द्वारा उठाई गई कई आपत्तियां थीं जिन्हें बचाव पक्ष के वकील को सौंपा गया था। वृद्ध टर्नर हमारे साक्षात्कार के 7 महीने बाद तक जीवित रहे, लेकिन अब वो मृत हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि बेटा और बेटी दोनों अपने अतीत पर छाए रहे काले बादल से अनजान सुखपूर्वक साथ रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी द बॉस्कॉम्ब वैली मिस्ट्री का हिंदी अनुवाद, बॉस्कॉम्ब वैली की गुत्थी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।